नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के इकाई संख्या 2 के पहले चैप्टर के बारे में, यानी अध्याय संख्या 1 इकाई 2 जियोग्राफी बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर। अगर आप बीए से बीए में हैं और जियोग्राफी सब्जेक्ट आपका है, चाहे आप बीएससी में हैं और जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट है, या फिर आप बीकॉम में है और माइनर में जियोग्राफी है, तो आपको फिजिकल जियोग्राफी ही पढ़ना पड़ता है। भौतिक भूगोल के बारे में ही अध्ययन करना पड़ता है। तो भौतिक भूगोल का इकाई संख्या 1 के कई चैप्टर्स में चर्चा कर चुका था और चूंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें थी उसकी मैं चर्चा कर चुका हूं, और जो इकाई नंबर 2 है उसमें आपको कई सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो जो पहला चैप्टर है इकाई नंबर 2 का, उसमें आपको क्या पढ़ना है भाई? उसमें आपको पढ़ना होता है महाद्वीपों और महासागरों की, यानी कि जो एक प्रकार से कॉन्टिनेंट्स हैं और जो महासागर हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। और इनकी उत्पत्ति अगर हुई तो आखिरकार कैसे हुई और किन सिद्धांतों के द्वारा हमको ये पता चलता है कि इनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत हमने आपको बताया, ठीक है। उससे पहले सौर मंडल की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सब कुछ आपने समझा जाना। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार जो पृथ्वी थी अपनी, उस पृथ्वी पर महासागर कैसे बने और महाद्वीप कैसे बने। पृथ्वी शुरुआत में एक गोला था, ठीक है, एक दहकता हुआ आग का गोला जो कि बहुत ज्यादा गर्म था। करोड़ों वर्ष लगे इसको ठंडा होने में। साथ ही साथ में जब ये ठंडी हुई पृथ्वी, उसके बाद में आप देखते हैं कि इस पे दो प्रकार की स्थलाकृतियां आपको देखने को मिलेंगी। एक पैंथालासा सागर मिलेगा और एक पैंजिया नाम का भूखंड मिलेगा। दो चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आइए उन्हीं दोनों चीजों के बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ में वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत और जो प्लेट टेक्टोनिक थियरी है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार पृथ्वी पर जो आज 5 महासागर और 7 महाद्वीपों की यह धरा, यह वसुंधरा जो है जानी जाती है, वो उसका विकास कैसे हुआ, किस तरीके से महासागरों महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणा अंगैश्च संहिता सर्वे कलसम तो समासितः। आप पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि सप्तद्वीपा वसुंधरा। सप्तद्वीपा वसुंधरा मतलब पृथ्वी के 7 द्वीप। वेदों पुराणों में भी इसके बारे में बताया गया है कि पृथ्वी पर 7 द्वीप है, महासागर है। सर्वे समुद्रा सरतस्य तीर्थानि, जब कलश आवाहन का मंत्र पढ़ते हैं तो कहते हैं कि सर्व जो है सभी तीर्थों के जल आकर के यहाँ पर समाहित हुए, सभी तीर्थ हो, और साथ ही साथ में सभी नदियों के जल, सभी महासागर, सर्वे समुद्रा सरतस्य तीर्थानि जलदानदः आयन्तु मम संन्यार्दुरिच्छय कारका गंगे च यमुने चयो गोदावरी सरस्वती। तमाम नदियों का उल्लेख आपको मिल जाता है पुराणों में, वेदों में। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि जो महासागर महाद्वीप बने, तो ये एक प्रकार से फर्स्ट श्रेणी के उच्चावच कहे जाते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच इन्हीं को कहते हैं। द्वितीय श्रेणी की उच्चावच जैसे कि जो महासागरों और महाद्वीपों के बाद में बने से पर्वत पठार, ये सब आते हैं, ठीक है। और तृतीय श्रेणी के उच्चावच जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि तो उस पे हमने स्थलाकृति या कुछ भी बना लिए, सब तमाम सारी चीजें तो हम चर्चा करेंगे। अभी ये उच्चावच छोड़ दीजिए, आप समझते हैं ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले परिचय को समझते हैं इसके। देखिए, पृथ्वी की सतह की अगर बात की जाए बाबू, तो पृथ्वी की सतह पर फैले महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स जो कि 7 की संख्या में है, जैसे कि एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और एक आपका और महाद्वीप बसता है अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हैं। ऐसे ही 5 महासागर हैं, जिसमें आपका हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर और मतलब कि आर्कटिक महासागर और आपका भूमध्य सागर, ऐसे तमाम सागर भी हैं। तो चर्चा करते रहेंगे। महासागर ओशियंस करोड़ों वर्षों की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। करोड़ों वर्ष पहले लंबी प्रक्रिया के द्वारा इनका विकास हुआ। इनका निर्माण एकदम अचानक से नहीं हुआ है, एक लंबी और जटिल प्रक्रिया के द्वारा हुआ है, बहुत दीर्घकालीन अवधि में हुआ है। बल्कि यह लगातार बदलती भूपर्पटी, भूपर्पटी माने पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसी को भूपर्पटी कहते हैं। तो भूपर्पटी और भीतर की गतिशील शक्तियों का प्रभाव है। भीतर मतलब कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो अंदर का एरिया है, उसके मतलब कि उसका जो उसमें अंदर तमाम सारी क्रियाएं होती है। पृथ्वी का जैसे ये आंतरिक भाग मान लेते हैं, पृथ्वी है, ये पृथ्वी की अगर बात करें तो ये आंतरिक भाग है पृथ्वी का। यहाँ पर तमाम हलचलें होती है और भूपर्पटी ये वाली हिस्सा पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा भूपर्पटी है और इसके अंदर वाला हिस्सा जो होता है उसमें तमाम हलचलें होती है। तो इसी हलचल की वजह से भूपर्पटी में बदलाव होता है और उसी बदलाव के परिणाम स्वरूप जो होता है
महासागर महाद्वीपों का निर्माण होता रहता है, एक लंबी प्रक्रिया होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समय समय पर अनेक सिद्धांत दिए मतलब कि गए वैज्ञानिकों के द्वारा, ताकि हम समझ सके कि पृथ्वी का वर्तमान रूप कैसे बना और किस तरीके से इसका विकास हुआ। अभी हम चर्चा करेंगे। इस अध्याय में हम प्राचीन विचारों से लेकर के आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण तक सभी प्रमुख सिद्धांतों का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इस नोट्स को तैयार किया है, ताकि जब आप इसको वीडियोस ना देख रहे हो और इसको आप केवल पढ़ने के लिए उस मतलब कि पढ़ने की निस्बत से देखिए कि पीडीएफ से हमको तैयारी कर लेनी है, तो भी आप कर पाएंगे जब आप हमारे ग्रुप से जुड़ेंगे। कैसे जुड़ना है, कैसे कोर्स प्राप्त करना, अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर बात की तो पृथ्वी का ऊपर ऊपर वाला भाग तो हम देखते हैं, लेकिन पृथ्वी के अंदर का भाग हम नहीं देखते हैं। पृथ्वी बहुत गहरी है, ठीक है, और उसके अंदर वाले पार्ट को अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा, जैसे कि ये पृथ्वी है अपनी, ठीक है, ये पृथ्वी का ऊपर वाला भाग हम लोग देख पाते हैं, ये ऊपर ऊपर का भाग है। लेकिन पृथ्वी के अंदर ये वाला जो भाग है, ये वाला तमाम सारा भाग, इसके अंदर भी तमाम सारी चीजें भरी हुई है। इसमें गर्म चीजें हैं, ठोस है, तरल है, द्रव है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। इसका जो एक पार्ट होता है इसको हम काट लेते हैं। जैसे कि अगर देखिए ये पृथ्वी का केंद्र है, तो यहाँ से हमने इसको काट लिया। ये आपका पृथ्वी का हिस्सा जो है कट करके बाहर निकल जाएगा। ये मान लेते हैं कि ये नीचे का ही इसे कर दे, ये पृथ्वी हो गई, ठीक है। अब ये पृथ्वी का अंदर का भाग है, ठीक है। इसी को कहते हैं, इसको कहते हैं भूपरपटी। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? भूपरपटी कहते हैं। जो ये आपका सामने है, ये बाहरी ठोस परत को भूपरपटी कहते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में क्रस्ट कहते हैं। दूसरा होता है मेंटल। मेंटल जो होता है अर्ध द्रव यानी कि सेमी मेंटल मतलब कि मोल्टेन होता है। ये ठोस परत होती है, भूपरपटी एकदम से ठोस होती है। लेकिन मेंटल जो होता है थोड़ा सा जो है द्रव में होता है, आधा द्रव होता है बेसिकली। मेंटल आपका ये वाली परत जो होती है, ये वाली परत जो है मेंटल की परत है, ठीक है। ये वाली परत आपकी मेंटल वाली परत है। और इसके ऊपर जैसे आप जाएंगे मतलब कि इसके जो सबसे अंदर जब प्रथ्वी के प्रवेश करेंगे तो उसका गर्भ होगा, जिसको आप कोर कहेंगे अंग्रेजी में। भीतरी अत्यंत गर्म धात्विक केंद्र जो होता है वो होता है, इसको इसको बोलते हैं कोर, ठीक है। कोर या क्रोड कह सकते हैं आप। इसको बोलते हैं मेंटल और इसको बोलते हैं भूपरपटी। भूपरपटी कहो या फिर इसी को आप कह सकते हैं कि जो है क्रस्ट, क्रस्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर या क्रोड कह सकते हैं। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो मैंने आपको समझाई। तो इस तरीके से ये चीजें आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना में देखने को मिलती है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भी प्रभाव पड़ा है, चाहे वो महासागरों की उत्पत्ति हो और चाहे वो इनकी उत्पत्ति हो। क्या हुआ? ये तीन चीजें, इन परतों में गर्मी और दाब के कारण से लगातार गतिशीलता यानी कि कन्वेंशन करंट्स बनी रहती है, जिससे पृथ्वी की सतह पर दरारें पड़ जाती हैं कभी कभी। जो अंदर जैसे मैग्मा लावा जो भरा हुआ है, अंदर दहकता हुआ जो तरल पदार्थ है वो बाहर निकलने का प्रयास करता है, जैसे दरारें पड़ जाती है, कुछ चीज फट जाती है, जल बाहर आता है, तमाम सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। ज्वालामुखी फटता है। तो पृथ्वी की सतह पर दरारें, विस्थापन, पर्वत निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब क्रियाएं घटित होती हैं। इन्हीं सभी क्रियाओं के घटित होने के परिणाम स्वरूप जो है इन सभी का निर्माण होता है। उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत की अगर बात की तो इसको हम समझ पाएंगे कि आखिरकार कैसे उत्पत्ति हुई महासागरों की और महाद्वीपों की। पृथ्वी पहले एक गर्म जो था उसको मैंने आपको बताया था, लेकिन एक सबसे पहला सिद्धांत है प्राचीन सिद्धांत में। प्राचीन सिद्धांतों की अगर बात की तो प्राचीन सिद्धांत में संकुचन का सिद्धांत एक आता है। संकुचन का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जेम्स डाना, एल्फ्रेड हैमिल्टन। ये दो विद्वान हैं जिन्होंने संकुचन के सिद्धांत के आधार पर पृथ्वी के महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में बताया। क्या कहा इन्होंने? मान्यता यह है इन दोनों की कि पृथ्वी जो है गर्म गैसीय पिंड से ठंडी हुई है। क्योंकि पृथ्वी जब पृथ्वी का विकास हुआ, पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो पृथ्वी एकदम से गर्म थी और गैसीय अवस्था में थी। पृथ्वी गैस का एक जो है पिंड था, और उसी गैसीय पिंड के ठंडे होने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी का निर्माण हुआ। जब पृथ्वी ठंडा हो गई तो ठंडा होने पर सिकुड़ने लगी। पृथ्वी क्या होती है, क्योंकि गैस जो है जब ठंडी होती है तो वो सिकुड़ने लगती है, ठीक है। तो सिकुड़ने लगी। ऊंचे भाग महाद्वीप बन गए। जो पृथ्वी पर जो ठंडा हुआ, जो ऊंचा भाग था वो महाद्वीप बन गया, और जो गहरा भाग था, निचला भाग था, वो महासागर बन गया। इसी को संकुचन का सिद्धांत कहते हैं कि भाई ठंडी चीजें लगातार जब पृथ्वी ठंडी होती गई तो उससे क्या हुआ, गर्म चीजें आप देखते हैं फैलती हैं। कभी आप गर्म चाय अगर पीते हैं तो गर्म चाय आपके जो है इस पर फैल जाती है, और ठंडी चीजें आपके जो है उस पर कम फैलती है। तो ठंडी चीज खाने से इसीलिए स्वाद आपको कम मिलता है, और गर्म चीज खाने से स्वाद आपको ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो पूरे जीभ पर आपका मटेरियल फैल जाता है। इसलिए जब आप चाय पीते हैं तो चाय पूरे जीभ पर लग जाती है, तो चाय का स्वाद अच्छे से लेते हैं।
और इस तरीके से अगर आप कोई और चीज ठंडा चीज पिएंगे तो उतना स्वाद आपको नहीं मिलता है, ये बात ध्यान रखिए। इसलिए गर्म भोजन खाने से स्वाद आपको दुगुना मिलता है, क्योंकि वो पूरी जीभ पर तुरंत फैल जाता है। तो गर्म चीजें फैलती हैं और ठंडी चीजें सिकुड़ती हैं, ऐसा बताया गया। तो डाना और जो है भाई साहब अल्फ्रेड हैमिल्टन और जेम्स डाना महोदय ने कहा कि जब ठंडी हुई पृथ्वी, जैसे जैसे ठंडी होती गई वैसे वैसे गैसीय पिंड जो था, जो बहुत विशाल भागों पर फैला हुआ था, वो गैस जो है धीरे धीरे करके क्या होती गई, संकुचित होती गई, और इस तरीके से एक संकुचन के परिणाम स्वरूप जो है पृथ्वी का निर्माण हुआ। उसी संकुचन में जो उथले भाग थे, जो ऊंचे वाले भाग थे, वो महाद्वीप बन गए, और जो जो गड्ढे वाले भाग थे, निचले भाग थे, वो महासागर के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हो गए। कहने का मतलब ये है कि ये हुआ संकुचन का सिद्धांत। सीमा इसकी क्या है इस सिद्धांत की? ये सिद्धांत भले ही बताया गया हो, प्राचीन सिद्धांत है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है। सीमा इसकी ये है, लिमिटेशन है इस सिद्धांत की, यह सिद्धांत महाद्वीपों के क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल विस्थापन को नहीं समझा पाया, क्योंकि महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है। आज आप देख रहे मेडागास्कर जो लैंड है, उससे कट करके जो दक्षिणी भारत का हिस्सा है वो आकर के लड़ा है। दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के हिस्सों में समानता आपको दिखती है। अगर एक दूसरे को मिला दिया जाए तो एक एक कॉन्टिनेंट बन जाएगा, एक महाद्वीप बन जाएगा। तो ऐसे में ये चीजें जो है डिस्क्रिप्शन देने में या इन चीजों का जो है व्याख्या करने में डाना साहब और ये भाई साहब हमारे ये बिल्कुल जो है क्या रहे, सफल नहीं रहे। एल्फ्रेड हैमिल्टन और जेम्स डाना, इन्होंने सही तरीके से इसको व्याख्यात नहीं कर पाया, किस तरीके से महाद्वीपों का क्षैतिज विस्थापन हुआ। ठीक है, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है महाद्वीपों की उत्पत्ति का और महासागरों की उत्पत्ति का। अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया, इसीलिए इसको महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कहते हैं। खास करके अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया इस सिद्धांत को। ठीक है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। जर्मनी के निवासी थे, जर्मनी के विद्वान हैं आप, वैज्ञानिक थे कौन? अल्फ्रेड वेगनर। 1912 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले सुझाव दिया कि महाद्वीप स्थिर नहीं है, बल्कि धीरे धीरे ये एक दूसरे की ओर सरकते हैं, इनका क्षैतिज विभाजन या क्षैतिज विस्थापन हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं आपको एक चित्र के रूप में समझाने का प्रयास करूं और उसके बाद में मुख्य विचारों को अगर आपको समझाऊं तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। पहले पृथ्वी कुछ इस तरीके से थी, ये पृथ्वी थी, ठीक है, ये एकदम से क्या थी, एकदम से पृथ्वी थी, इसमें कुछ पता नहीं था कि क्या था। पृथ्वी मान लेते गैसीय गर्म पिंड था। अब धीरे धीरे करके ये गर्म पिंड, जो गर्म पृथ्वी थी बेटा, ये गर्म पृथ्वी कैसे बनी? ये पृथ्वी ठंडी हुई, और ठंडी होने के बाद में कुछ इस तरीके से बनी। जब ठंडी हो गई पृथ्वी, इस पे दो भाग बट गए। एक तो मतलब कि ये बीच बीच वाला भाग है, बेसिकली आप अभी बीच वाला भाग को हटा दीजिए एक मिनट के लिए। देखिए पृथ्वी हो गई, तो इस पे इन्होंने कहा कि एक जो है ऐसा कुछ ऐसा मान लेते हैं, ये भूखंड है, ठीक है, जिसको मैंने काले कलर से कर दिया। और इसी के इर्द गिर्द या चारों तरफ जो था बेटा, इसी के चारों तरफ पानी भरा हुआ था। पृथ्वी के चारों तरफ ये था क्या? पानी भरा हुआ था। क्या था बाबू? पानी भरा हुआ था। ये चारों तरफ क्या हुआ है? पानी भरा हुआ है। तो जो पानी भरा वाला क्षेत्र है, इसको इन्होंने क्या कहा? इसको जो काला वाला क्षेत्र यानी कि जो ये वाला पूरा एरिया है, ये वाला, ये एरिया क्या बना? ये इसको बोलते हैं पैंजिया। देख लीजिएगा, पैंजिया। पैंजिया एक भूखंड है, यानी कि ये महाद्वीप, ठीक है, पैंजिया महाद्वीप है। और ये जो हरा वाला आप देख रहे हैं, हरे वाले की बात की है तो ये बना क्या? इसको बोलते हैं पैंथालासा। पैंथालासा ये क्या है? ये महासागर, या कह सकते हैं जो है महासागर, विशाल जल राशि, ठीक है, अभी महासागर का नाम नहीं पड़ा है। तो ये देखें, सबसे पहले स्थिति पृथ्वी गर्म थी, फिर धीरे धीरे ठंडी हुई। ठंडी होने के बाद में ये पृथ्वी पर दो चीजें बदली। एक तो भाई जल वाला एरिया था, खूब बड़ा विशाल सागर, जिसको हम पैंथालासा के नाम से जानते हैं, और एक दूसरा था जो भूखंड था, उसको हम पैंजिया महाद्वीप के रूप में करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, और लगातार समय बीतने के बाद में, लगातार जब समय बीता बाबू, तो उसके बाद में क्या हुआ? समय बीतने के तदुपरांत क्या हुआ? यही जो एक प्रकार से भूखंड था, अब ये कुछ दूसरे तरीके से बढ़ जाता है। यही पैंजिया और पैंथालासा जो है दो भागों में टूट जाता है। अब हुआ क्या? ये देखिए यहाँ पर एक आप देने 0 डिग्री अक्षांश है, ये इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है, पृथ्वी के बीच की रेखा जो होती है उसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। अब हुआ कुछ ऐसा
कि ये जो पेंजिया था तमाम सारे बल या तमाम प्रकार के चीजों की वजह से ये दो भागों में टूट जाता है। दो भागों में टूट जाता है तो एक भाग जो है ऊपर कट करके निकल जाता है, ठीक है, और दूसरा भाग जो है बाबू, दूसरा भाग जो है नीचे की ओर कट करके चला आता है। दूसरा भाग आपका नीचे की ओर कट करके चला आता है और इसके बीच के मतलब की जो बीच की रेखा होती है बेसिकली, जो बीच की रेखा होती है उसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये जो बीच में जो एक प्रकार से एक सागर बना, एक सकरी जलराशि जो थी, जो पैंथालासा की सागर की थी, वही सागर की एक जलराशि के द्वारा ये दोनों स्थलखंड टूट जाते हैं। एक ऊपर चला जाता है और एक नीचे चला आता है। तो जो नीचे आता है इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। क्या बोलते हैं? गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। और जो ऊपर वाला भाग है ये वाला पृथ्वी का जो टूटता है उसको क्या कहते हैं? जो ऊपर वाला भाग टूटा उसको बोलते हैं अंगारा लैंड, ठीक है। अंगारा लैंड या इसी को शॉर्ट फॉर्म में दूसरे नाम से लारेशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, लारेशिया कहते हैं। तो लारेशिया कौन सा भाग है? ये वाला भाग लारेशिया का हो गया, ठीक है। और ये वाला भाग जो आपका बना, ये वाला भाग गोंडवाना लैंड, पृथ्वी का हिस्सा टूटा। और बीच की जो जलराशि बनी बेटा, बीच की जो जलराशि बनी, ये वाली जलराशि, ये जलराशि क्या बन जाती है? इसी जलराशि को कहा गया क्या? इसी जलराशि को कहा गया तेठीज सागर। तेठीज, टेथिस सागर, टेथीज सागर, जा कर लीजिए। टेथीज सागर नाम दिया गया इसको। क्या दिया नाम दिया गया? टेथीज सागर नाम दिया गया। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं चीजों को। यानी कि हुआ कुछ ऐसा कि पृथ्वी पहले एकदम से गर्म अवस्था में थी, धीरे धीरे करके पृथ्वी ठंडी होती है। उसके बाद में 1912 में एक महान विद्वान आते जर्मनी के, अल्फ्रेड वेगनर नाम के, उन्होंने एक सिद्धांत दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कहा कि महाद्वीपों का विस्थापन होता है, महाद्वीप एक दूसरे पर तैरते हैं, फैलते रहते हैं। तो पहले क्या हुआ कि एक एक विशाल महासागर बना। महासागर के मतलब जो पानी वाला एरिया था उसको महासागर पैंथालासा कहा, और जो भूखंड था उसको पेंजिया का नाम दिया, ठीक है। पेंजिया जो था किन्हीं कारणों की वजह से फिर दो भागों में टूट जाता है। एक अंगारा लैंड ऊपर वाला भाग या लारेशिया कहते हैं उसी को, और नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड। अब हुआ इसके बाद में कुछ दूसरा प्रोसेस होता है और इसके बाद में एक पृथ्वी जो हमारे समक्ष बन करके आती है, जो आज की पृथ्वी है, वर्तमान पृथ्वी। उसमें आप देखिए जैसे कि यहाँ पर आपका अमेरिका महाद्वीप का निर्माण हुआ। यहाँ पर आपका जो है कौन सा महाद्वीप बना? यहाँ पर आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप बना, ठीक है। उत्तरी अमेरिका ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। यहीं पर आप देखते हैं कि जो है ये ऊपर जो है थोड़ा सा अंटार्कटिका का यहाँ पर जो है आर्कटिक, ठीक है। यहाँ पर ग्रीनलैंड वगैरह हो गया थोड़ा सा। यहाँ पर यूरोप महाद्वीप हो गया। यूरोप महाद्वीप पूरा ऐसे चल करके यहाँ पर आता है और यहीं से आप देखते हैं भारत हो गया आपका, और इस तरीके से पूरा होता है। यहाँ पर आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, और इस तरीके से आपका पूरा तमाम और छोटे-छोटे मेडागास्कर यहाँ पर हो गया। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और ये अफ्रीका महाद्वीप है। अगर दोनों को आप एक दूसरे में मिला दे तो एकदम से जुड़ जाएगा। ऐसा लगेगा कि इनका विस्थापन हुआ है, ये एक दूसरे से पहले से कनेक्टेड थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ये अलग हो गए हैं विस्थापन की वजह से। ऐसे ही अगर ग्रीनलैंड को अगर यहाँ से अमेरिका से जोड़ा जाए तो भी हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से जो ये दक्षिणी भारत जाकर के यहाँ से जुड़ा है, ये मेडागास्कर से, यहीं से यहाँ से अगर टूट गया है, यहाँ से विस्थापन के द्वारा गया है ऊपर, तो वो अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ जाएगा। तो वो जो वर्तमान पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ, 5 महाद्वीप और मतलब 7 महाद्वीप और 5 महासागर जो बने, वो एक प्रकार से महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के द्वारा बने। तो इस तरीके से क्या हुआ, पेंजिया पैंथालासा, फिर जो है लारेशिया अंगारा लैंड में टूटा वही पेंजिया। टेथिस सागर जो है इन दोनों के बीच में सकरी जलराशि थी, भूसन्नति के रूप में मान सकते हैं उसको। और फिर उसके बाद में एक ऐसी पृथ्वी का निर्माण हुआ जिसको आप हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा ये स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं आसानी से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलिए, तो आपको समझ में आया कि बेसिकली होता क्या है ये, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर समझना होगा। अगर हाँ, एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो 9161936062 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। आपके लिए नोट्स की व्यवस्था कर दी गई, आपको क्लास नोट सब कुछ मिल जाएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस करके लिख दीजिएगा अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र कितने रुपए में? 100 रुपए मात्र। और मात्र कितने रुपए भेजने हैं? 100 रुपए फीस जैसे आप जमा करेंगे इसी स्कैनर पर, आप ये फीस किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, खुद भी जमा कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे आप जो है जुड़ सकते हैं। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए लाइव क्लास की व्यवस्था व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, वहां पर लाइव क्लास मिलेगी, प्लस में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है।
ये सब वीडियो लेक्चर जो होंगे यूट्यूब के माध्यम से आपको करवाए जाएंगे। साथ ही साथ में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे लेक्चर की, किसमें पीडीएफ नोट्स आपके लिए पूरी व्यवस्था। पीडीएफ नोट्स इकाई 1 से लेकर के इकाई 8 तक के सभी पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे मात्र 100 रुपए फीस में। केवल एक सब्जेक्ट नहीं बेटा, बल्कि सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स और लाइव क्लास वाले जो ग्रुप होगा उसमें आपको जोड़ा जाएगा, जहां पर आपको तीनों मेजर सब्जेक्ट की तैयारी है, 2 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर और एक को करिकुलर, यानी 4-5 सब्जेक्ट जो भी आपके होंगे उनकी तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में करवाई जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर को करिकुलर जो होता है आपका, जो अनिवार्य पेपर होता है, उसकी भी तैयारी आपकी करवा दी जाएगी। जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा पूछी जाती है, परीक्षा चाहे आपकी ऑब्जेक्टिव हो, चाहे लिखित हो, चाहे मेजर में जियोग्राफी हो, चाहे माइनर में जियोग्राफी हो, सभी के लिए पूरी विस्तार से तैयारी हो जाएगी। फिजिकल जियोग्राफी पूरा आपका कंप्लीट जो है चीजें आपको मिलेगी, नोट्स वगैरह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 1 से लेकर के पूरा जितना चैप्टर है आपका, उन सभी का यूनिट का नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और सभी के मॉडल पेपर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मॉडल पेपर, ठीक है, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, सब कुछ आपको मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा हो, चाहे लिखित टाइप की परीक्षा हो, तिलक उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी टाइप की क्वेश्चन आ रहे हो, सबके लिए विशेष तैयारी आपके लिए मिलेगी। एक जियोग्राफी का मैंने मॉडल पेपर भी दे रखा है अभी 2026 के लिए, आप उसको भी देख लीजिएगा। और पेपर बेसिकली मैंने उसमें सॉल्व करवाया, तो सब कुछ आपको मिलने वाला है मात्र 100 रुपए फीस में। जिन बच्चों को जोड़ना है तुरंत एसएमएस करके इस नंबर पर, व्हाट्सएप पर तुरंत नामांकन करवा लीजिए, देर मत कीजिए, तुरंत इस नंबर पर एसएमएस कीजिएगा और तुरंत जुड़ जाइए। किसी प्रकार की कोई, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि फेक है या फिर ये है वो है, तमाम प्रकार के डरते हैं व्हाट्सएप पर एसएमएस करने से। डरो नहीं, मैं खुद ओपन प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर बोल रहा हूँ, तो डरने की कोई बात नहीं, आपको मिलेगा कंटेंट, मिलेगा अच्छा कंटेंट मिलेगा, आपको सीरीज किताब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए नोट्स इतना ज्यादा व्यवस्थित कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रैक्टिस सेट, लिखित टाइप के प्रैक्टिस सेट, सब कुछ आपको मिलेंगे। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, सारी व्यवस्थाओं के साथ आपको मिलेंगे। अब की साल के जो पेपर होंगे विभिन्न विश्वविद्यालयों के, वो भी मिलेंगे, ठीक है। मॉडल पेपर जो मैं बनाता हूँ पिछले जो 3-4 सालों में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं सारे यूनिट से, सारी इकाइयों से, उन सभी को शामिल करके उसका उत्तर बताया जाता है और बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को समझाया जाता है। तो कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है, जो बताएंगे वही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के, बिहार विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, आप ये चीजें पढ़ेंगे, यही चीजें आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ना होता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सब आसानी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तुरंत जुड़ जाइए हमारे साथ, देर बिल्कुल भी ना करें। आप समझते हैं कि वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, जिसको मैंने आपको समझा दिया, उसमें मुख्य विचार लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, देखिए भाई, मुख्य विचार में लिखिएगा, प्रारंभ में संपूर्ण स्थलखंड एक विशाल महाद्वीप था जिसको पैंजिया नाम दिया गया, जो मैंने आपको बताया था चित्र में। चारों ओर महासागर इसके फैला हुआ था, जिसको पैंथालासा नाम दिया गया वेगनर के द्वारा। लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व पैंजिया जो था वो 2 भागों में टूट गया, यानी 20 करोड़ के वर्ष के बाद में, 20 करोड़ साल के बाद में ये प्रक्रिया हुई। पैंथालासा जो है पैंजिया, और मतलब कि जो है पैंजिया 2 भागों में टूट गया। एक का नाम था लारेसिया, ऊपर वाले भाग को, जिसको उत्तरी गोलार्ध में कहते हैं, ठीक है। और गोंडवाना लैंड जो था निचले वाला भाग, दक्षिणी भाग, जैसे अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और दक्षिणी भारत, ये सब गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं। लारेशिया के जैसे कि यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, उत्तरी एशिया पूरा, और अब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ग्रीनलैंड वगैरह, ये सब आपके लारेशिया के हिस्से हैं, ठीक है। समय के साथ साथ ये खंड अलग अलग महाद्वीपों में बंटते चले गए और इस तरीके से वर्तमान जो है महाद्वीप हमारे समक्ष आ गए। वेगनर कुछ प्रमाण देते हैं। वेगनर कहते हैं कि तट रेखाओं का मेल, यानी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका की तट रेखाएं पंजल की तरह जुड़ी हुई हैं, यानी अगर एक दूसरे को मिला दिया जाए तो लगेगा कि इसी में से निकली थी और मिल जाती उसी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ में जीवाश्म समानता, आप चाहे दक्षिणी अमेरिका की बात करें और चाहे आप जो है अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, तो दोनों के जीवाश्म भी सेम मिलते हैं। और खास बात में अफ्रीका महाद्वीप के जो है पूर्वी हिस्से से और दक्षिणी भारत के हिस्से आप देखेंगे तो कनेक्टेड होगा, कुछ संस्कृतियां, कुछ चीजें आपको मिलेगी, कुछ भाषा समानता मिलेगी, तमाम सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। जैसे भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका में एक जैसे पौधों, जीव जंतु के जीवाश्म पाए जाते हैं, जैसे कि चूंकि ये एक ही पिंड से कटे हुए जो है खास करके गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं, चाहे भारत, दक्षिणी भारत की बात करी जाए, अफ्रीका महाद्वीप की बात करी जाए, ऑस्ट्रेलिया की, दक्षिण अमेरिका की, तो सब नीचे वाले पार्ट से जुड़े हुए हैं, तो इनका विशेषताएं, इनमें जीवाश्म अभी भी समानता जीवाश्म में पाई जाती है, ठीक है। ऐसे ही उत्तरी अमेरिका में भी और यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में मिलता है, जीवन की समानताएं देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलिए तीसरी बात, अगला जो बताया इन्होंने, देखिए पर्वत श्रृंखला का मेल भी आपको दिखते हैं, जैसे कि जो है अपलासियन पर्वत जो है उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, कैलेडोनियन पर्वत यूरोप में पड़ता है। पर्वतों की संरचना भी समान है, जैसे कि आप देखते हैं, चाहे वो वलित पर्वतों के निर्माण की बात की जाए, हिमालय पर्वत की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं पे समानताएं पर्वत में आपको दिखाई पड़ती हैं। जलवायु साक्ष्य भी आपको मिलता है,
उष्णकटिबंधीय पौधों के जीवाश्म आज के ठंडे इलाकों में पाए गए हैं। तो कहीं न कहीं पे समानताएं दिखती हैं इस महाद्वीपों में, इसीलिए वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत थोड़ा सा पुष्ट होता है कि हाँ, एक दूसरे से पहले ये कनेक्टेड रहे होंगे, फिर बाद में टूट गए हैं। ठीक है। गति का कारण इन्होंने कहा कि गति क्यों हुई, क्यों अलग हुई और क्यों एक दूसरे से कटे, इसका कारण भी इन्होंने बताया वेगनर ने माना कि पृथ्वी के अंदर उठते बल, यानी जिसको आप कन्वेंशन करंट कहते हैं, और चंद्रमा और सूर्य का जो ज्वारीय आकर्षण है उसके द्वारा महाद्वीपों का खिसकाव हुआ, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। जो चंद्रमा और सूर्य का जो ज्वारीय बल है या जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बेसिकली ज्वारीय बल कह सकते हैं। ठीक है। और खास करके जो पृथ्वी के अंदर तमाम प्रकार की जो है लहर या गैसें उत्पन्न होती है, उससे तमाम ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा का परिणाम है। ठीक है। इसकी भी लिमिटेशंस कुछ रही, जैसे कि इसमें बताया गया कि प्लेटों को गति देने वाली वास्तविक शक्ति का स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है कि प्लेटें आखिरकार सरकती कैसे थी, प्लेटें किस तरीके से सरकी, इसके बारे में पूरी जानकारी वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत नहीं दे पाता है, पूरी स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाता है। समुद्री तल के विस्तार, बेसिकली जो है समुद्री तल के विस्तार की जानकारी भी नहीं देते हैं। बेसिकली ये जो है महाद्वीपों के विस्तार की बात कर देते हैं, लेकिन समुद्री तल का विस्तार कैसे हो इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं देते हैं, इसलिए इनका भी सिद्धांत उतना परफेक्ट नहीं था। लेकिन हाँ, इनका सिद्धांत भले ही इन चीजों को ना मानता हो, प्रारंभ में यह विवादित रहा हो, पर आगे चल करके यह आधुनिक प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का आधार बना। आज जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो सबसे ज्यादा आधुनिक माना जाता है महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति का, इस सिद्धांत का जो आधार तैयार किया या ये सिद्धांत टिका हुआ है वो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के बलबूते पर ही टिका हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। समुद्री तल प्रसार सिद्धांत, सी फ्लोर स्पीयरिंग थ्योरी जो आई 1960 में, चूंकि वेगनर की में जो कमियां थी, जिन विद्वानों ने कमियां निकाली, उन्हीं के आधार पर आप देखते हैं 1960 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक हैरी हेस नाम के एक विद्वान है, उन्होंने महासागरीय विस्तार को एक प्रकार चर्चा किया जो वेगनर ने छोड़ दिया था, उस पर चर्चा किया। मध्य महासागरीय पर्वतमालाओं यानी मिड ओशियंस जो रिग्स है उस पर नई भूपर्पटी बनती है, ऐसा इन्होंने कहा। दोनों ओर फैली पुरानी परपटी सबडक्शन जोन में नीचे खिंचती हैं, ऐसा बताया। परिणाम इसका यह निकला कि महासागरों के विस्तार के बारे में बताया कि महाद्वीपों का आपसी दूर होना, महाद्वीप जो है आपस में दूर होते, इससे महासागरों का विस्तार हुआ। यह सिद्धांत वेगनर के विचार को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो ये जो विद्वान है खास करके इनका नाम है हैरी हेस। क्या नाम है? हैरी हेस। तो हैरी हेस का जो समुद्री तल या प्रसार सिद्धांत है, ये सिद्धांत 1960 में आया, और ये जो वेगनर में कमियां रह गई या वेगनर में जो वैज्ञानिकता की कमी थी उसकी कमी को दूर करता है। जो महाद्वीपों के विस्तार को वेगनर ने बताया था और महासागरीय विस्तार को हैरी हेस ने प्रस्तुत कर दिया, और वैज्ञानिक ढंग से उतना इंपॉर्टेंट है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें इसको समझते हैं। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं इसको। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये है कौन, इसको किसने दिया था? देखिए, आधुनिकतम और सर्वमान्य सिद्धांतों में से एक है, या सबसे सर्वमान्य सिद्धांत महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति का जो अब तक का सिद्धांत रहा सबसे इंपॉर्टेंट, वो यही सिद्धांत रहा है। ठीक है। प्रतिपादक इसके हैं, प्रतिपादक 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मार्गन, इन तीन विद्वानों ने इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मुख्य विचार इसका क्या है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का, कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, खास करके इसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी की ऊपरी परत जो है, यानी कि जो ये वाली परत है पृथ्वी की, ये वाली परत, इसको लिथोस्फीयर कहते हैं, ऊपर की परत ये वाली। ठीक है, भूपर्पटी से ऊपर की, कई कठोर प्लेटों में बटी हुई। इसमें कई सारी प्लेट है, कई सारी प्लेट, जैसे कि प्लेटों बताऊंगा। ये प्लेटें अर्ध द्रव यानी कि खास करके आस्थेनोस्फीयर पर तैरती है। आस्थेनोस्फीयर क्या होता है? नीचे इसके है, यानी इसके ऊपर जो है एक ठोस अवस्था में चीजें हैं, ये ठोस अवस्था में है, और इसके नीचे जस्ट जो है, इसके नीचे जस्ट जो ये इलाका है वो थोड़ा तरल अवस्था में है। जब ये थोड़ा तरल अवस्था में है, जिसको अब इसको देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझिएगा बहुत बारीकी के साथ। ये जो ब्लैक वाला आपको दिया है बाबू, ये एक प्रकार से इसको बोल सकते हैं आप लिथोस्फीयर। ये क्या है? ये आपका है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर ऊपरी परत पृथ्वी की, बिल्कुल। तो ये भूखंड में है, ये कई प्लेटों में बटी हुई है, और इसके नीचे जो है वो कौन सी प्लेट है? उसके नीचे जो प्लेट है, ये वाली जो रेड वाली है, रेड वाली की अगर बात कीजिए बेटा, रेड वाली कौन सी परत है? इसको बोलते हैं आप आस्थेनोस्फीयर। आस्थेनोस्फीयर, आस्थेनोस्फीयर की अगर बात की जाए तो ये आस्थेनोस्फीयर तरल अवस्था में है, अर्ध द्रव अवस्था में बेसिकली कह सकते हैं, अर्ध द्रव यानी कि थोड़ा द्रव अवस्था में, अर्ध द्रव। अब क्या होता है कि ये जैसे पानी में आप कोई चीज रख दे ऊपर, पानी में कोई ठोस वस्तु, तो थोड़ा सा तैरने लगती है। ऐसे ही ये चूंकि तरल अवस्था में थोड़ा सा या अर्ध तरल अवस्था में वाला एरिया है, इसी पर ये जो ये कई प्लेटों में बटी हुई है। जैसे कि कई प्लेटों में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि कुछ प्लेट ऐसे मान लेते हैं हम,
जैसे मान लेते हैं ये प्लेट, मान लेते हैं ये प्लेट हो गई, ये प्लेट आपस में कुछ अपलेशियन प्लेट हो गई, कुछ ये प्लेट, कुछ वो प्लेट, ऐसे तमाम प्रकार की प्लेटें हैं। ये प्लेटें जो हैं इस पर आपस में इसी पर लाल वाले पर तैरती रहती हैं। यानी कि जो लिथोस्फीयर है स्टेनोस्फीयर पर तैरता है, और जब तैरता है तो इसी वजह से क्या होता है, विस्थापन होता है महाद्वीपों का। तो ये एक प्रकार से जो वैज्ञानिक नहीं बता पाए कि क्यों आखिरकार महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, क्यों टूटते हैं, क्यों इनका विस्थापन होता है, जो वैज्ञानिक ने उसको नहीं समझा पाए, उन चीजों को समझाने का काम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, यही प्लेटें इसी लाल वाले पर तैरने लगती है, यानी कि लिथोस्फीयर वाला जो प्लेटें हैं वो स्टेनोस्फीयर पर जो है मुक्त होकर के तैरने लगती हैं, और इसी तैरने के परिणाम स्वरूप ही तमाम महाद्वीपों का अलग अलग निर्माण हुआ। ठीक है, जो मुख्य प्लेटें हैं उन प्लेटों में जैसे कि आप देखते हैं, एक होती है पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट होता है जो प्रशांत महासागर की प्लेट है वो, दूसरी यूरेशियन प्लेट, तीसरी अफ्रीका वाली महाद्वीप की प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशिया मतलब कि क्या होता है यूरोप और एशिया की प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यानी इंडिया का जो दक्षिणी पार्ट है और जो है ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है उसकी प्लेट पूरा, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो उत्तरी अमेरिका की प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट साउथ अमेरिका महाद्वीप की प्लेट है। ठीक है, और अंटार्कटिक प्लेट, ये सब प्लेटें हैं जो कि एक प्रकार से एक दूसरे पर तैरती रहती, मतलब कि ये अपने जो है स्थेनोस्फीयर पर तैरती रहती है, लिथोस्फीयर तो भूपर्पटी तैरती। तो इस तरीके से इन सभी प्लेटों, ये सब प्लेट है तो ये सब प्लेट एक दूसरे के तैरती रहती है, मतलब कि ये खिसकती रहती, तो कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से महाद्वीपों का निर्माण हुआ, तमाम प्रकार के भूखंड द्वीप महाद्वीपों का निर्माण होता गया। प्लेटों की गतियां देखिए, संविलयन यानी कि जिसको आप बोल सकते हैं कंजर, मतलब कि कन्वर्जेंट, प्लेटें आपस में टकराती हैं, पर्वत निर्माण और भूकंप इसी वजह से होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं जब अफ्रीकन प्लेट आकर के इंडो मतलब कि जो है यूरेशियन प्लेट से, चूंकि आप देखते हैं, अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिएगा बेटा। जैसे मान लेते हैं ये वाला जो प्लेट है ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ से यहाँ पर जो है ये कौन सी प्लेट थी आपकी, अफ्रीकन प्लेट है, मतलब कि ये जो है यूरेशियन प्लेट है और ये अफ्रीकन प्लेट है। अब ये यहाँ से मान लेते तैर रही है, इस पर तैर रही है, यहाँ से भारत का जो ये दक्षिणी वाला हिस्सा यहीं से कट करके जाकर के ऐसे टकरा जाकर के यहाँ से टकराया। अब यहाँ पर जब टकराया तो यहाँ पर भूसन्नति थी, इसमें गड्ढा था, इसमें कुछ मलबा भरा हुआ था, जब टकराया तो ये मलबा ऊपर की ओर उठा और हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है हिमालय पर्वत इस तरीके से बना, वलित पर्वतों का निर्माण। दो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, बीच का भाग जो होता है उठ जाता है और उससे क्या होता है, वलन पड़ जाता है और इस तरीके से पर्वत का निर्माण हो जाता है। दो भाग जैसे आपस में टकराएंगे, अगर आप ना समझ पा रहे हो, जैसे मान लेते हैं कि ये चीजें हैं, ये चीज है बेटा, अब इस चीज को अगर मान लेते हैं इधर से भी धक्का दिया जाए, इधर से भी धक्का दिया जाए, दो प्लेट है, मान लेते हैं ये हाथ मेरा एक प्लेट है, ये हाथ दूसरा प्लेट है। अब यहाँ से इस बीच वाले इलाकों पर हम धक्का दे रहे हैं और इसमें मलबा भरा हुआ कुछ चीजें भरी हुई है। अब ये क्या होगा, इस पर जब दबाव पड़ेगा, खूब तेज से टकराएंगी तो क्या होगा, या तो नीचे धस जाएगा इलाका तो घाटी बन जाएगा, अगर नीचे नहीं धसेगा तो कुछ चीजें ऊपर उठेगी, कुछ चीजें नीचे, कुछ चीजें ऊपर, कुछ चीजें नीचे, इस तरीके से इसे फोल्ड पड़ जाएगा। इसी को कह सकते हैं फोल्डेड माउंटेन या वलित पर्वत। हिमालय कुछ इसी शेप में आपका बना हुआ है, हिमालय पर्वत का निर्माण तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा ही ऐसा निर्माण संभव है। तो इस तरीके से चीजें हुई। ये होता है सम्मिलन, सम्मिलन में क्या होता है, पर्वत का निर्माण हो गया, भूकंप का निर्माण इसी से, मतलब भूकंप आते हैं, प्लेटें आपस में टकराती तो भूकंप आते हैं और पर्वत का निर्माण होता है। दूसरी क्रिया होती है अपसरण, इसको आप डाइवर्जेंट कहते हैं। प्लेटें अलग होती हैं, जैसे कि महासागर तल का विस्तार हो रहा है तो प्लेटें इससे अलग हो जाती हैं। दूसरी बात है परिवर्तन, ट्रांसफॉर्म, प्लेटें एक दूसरे के समानांतर खिसकती हैं, इससे क्या होता है, दरारें पड़ सकती है और भूकंप भी आ सकती है। इन्हीं प्लेटों के खिसकने से भूकंप आता है, ना कि एक प्रकार से शेषनाग जी अपने फण पर पृथ्वी को लिए हुए हैं, और ना ही जो है पृथ्वी एक गऊ की सींग पर टिकी हुई है, ना ही मतलब की अलग अलग मान्यताएं हैं, पृथ्वी इस पर टिकी है उस पर टिकी है। हिंदू धर्म में ही मान्यता नहीं, मुसलमान धर्म में भी है, मुस्लिम धर्म में भी मान्यता है, ईसाई धर्म में भी है, और चले जाएं आप मिस्र में, ग्रीक में, सब जगह पर आप देखेंगे कि चाइना के लोग, सभी लोग ये मानते हैं, पहले जो प्राचीन उनकी कथाएं हैं उनमें कि भाई इस जानवर पर टिकी है, वो उस पर टिकी हुआ है, ये है वो है, तमाम मान्यताएं हैं। लेकिन पृथ्वी वास्तव में किसी पर टिकी नहीं हुई है, पृथ्वी उन्मुक्त होकर के इस अंतरिक्ष में भ्रमण करती है और सूर्य का चक्कर लगाती है। साक्ष्य ये है कि ज्वालामुखी व भूकंप के क्षेत्र प्लेट सीमाओं पर केंद्रित हैं, महासागरीय तल पर चुंबकीय धाराओं की समानता दिखाई पड़ती है, उपग्रह मापन से प्लेट गति का प्रमाण भी मिल जाता है। यानी कि अगर कृत्रिम उपग्रह से अगर देखें हम सूक्ष्म तरीके से, तो आप देखते हैं कि प्लेटें जो आजकल भूकंप ज्वालामुखी आते हैं तो प्लेट विवर्तन की, प्लेट एक दूसरे पर टकराती हैं, खिसकती हैं, इसका प्रमाण मिल जाता है।
आज कल आप देख रहे हैं कि जो कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट है उनके माध्यम से हम देख पाते हैं कि हाँ प्लेटें जो है किस तरीके से खिसकती है, मापन हो सकता है। महत्व इसका यही यही सिद्धांत आज पृथ्वी की सभी प्रमुख भूगर्भीय घटनाओं खास करके महाद्वीपों का विस्थापन जो हो रहा है उसके बारे में बढ़िया जानकारी देती है, महासागरों के निर्माण के बारे में जानकारी देती है और पर्वत निर्माण यानी कि जैसे हिमालय वगैरह का निर्माण कैसे हुआ, अल्पस पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, इन सभी पर्वतों के निर्माण से संबंधित व्याख्या भी करता है ये सिद्धांत, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। इसके अलावा भूकंप और ज्वालामुखी कैसे आते हैं, इन सभी को समझने का वैज्ञानिक आधार है ये। प्लेट गति की औसत दर लगभग 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यानी कि एक साल में 2.5 सेंटीमीटर प्लेटें खिसकती हैं। बहुत महीन आंकड़ा होता है लेकिन इसी में ही बहुत सारी चीजें घटित हो जाती हैं। विशेष चीजें इसमें ये आप लिख सकते हैं कि इसी सिद्धांत के कारण हम समझ पाए कि भारत यूरेशिया प्लेट टकराव से ही हिमालय और तिब्बत का उदय हुआ, यानी कि भारत की जो प्लेट है और जो ऊपर की एशिया की प्लेट है उन दोनों के टकराने से, चूंकि भारत का प्लेट कहाँ से आया, अफ्रीका से कट करके आया और जाकर के यूरेशिया से टकरा और इस तरीके से क्या हुआ, विशाल पर्वत का निर्माण हो गया हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत अभी युवा पर्वत है, बहुत करोड़ों वर्ष पुराना है लेकिन अभी भी युवा पर्वत है वो। क्लियर। वर्तमान स्वरूप देखिए, वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, और 5 प्रमुख महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक सागर और दक्षिणी सागर। ठीक है, इस तरीके से सब सागर हैं। प्लेटों की लगातार गति की वजह से इनका आकार और स्थिति भविष्य में भी बदलते रहेंगे या और भी चीजें आ सकती हैं। आजकल भूकंप वगैरह भी इसकी वजह से आते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति का अध्ययन हमें पृथ्वी के अतीत यानी कि उसकी प्राचीन चीजों के बारे में, वर्तमान और भविष्य को समझने में मदद करता है। महाद्वीपीय प्रवाह के विचार की नींव रखी जाती है जबकि प्लेट विवर्तनिकी ने इसे वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ सिद्ध किया। महाद्वीप प्रवाह यानी कि जो है वेगनर महोदय ने उसके विचारों की नींव रखी और उस पर वैज्ञानिकता की जो मुहर लगाई प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा लगाई गई। ठीक है, हैरी हेस ने भी कुछ काम किया इस पर। आज यह सर्वमान्य है कि महाद्वीपों और महासागरों का निरंतर परिवर्तनशील है, महासागर महाद्वीप में परिवर्तन हो रहा है और भविष्य में भी नई आकृतियां ग्रहण करेंगे, ऐसा अनुमान बताया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। परीक्षा के लिए कुछ विशेष चीजें आप ध्यान में रख लीजिएगा, कुछ सार जो अभी तक हमने पढ़ा। प्रारंभिक महाद्वीप जो था उसका नाम था पैंजिया, प्रारंभिक महासागर था पैंथालासा, दोनों टूटे, लारेसिया और गोंडवानालैंड में बदल गए। फिर उसके बाद में इसी से 5 महासागर और 7 महाद्वीपों का विकास हुआ। आधुनिकतम सिद्धांत में प्लेट विवर्तन की सिद्धांत सबसे फेमस सिद्धांत है। प्लेट की गति जो है कितनी है, औसतन कम से कम 2 से 5 सेंटीमीटर एक साल में प्लेटें गति करती है, अपने स्थान से मूवमेंट करती हैं। अब हम टॉप 10 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करेंगे यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 1 से। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। महाद्वीपीय प्रवाह कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? हैरी हेस ने नहीं प्रस्तुत किया था, अल्फ्रेड वेगनर 1912। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये विस्तार से मैंने लिख भी रखा है। 1912 में जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत दिया, जिसमें कहा गया कि सभी महाद्वीप पहले पैंजिया नाम के एक भूखंड से जुड़े हुए थे और धीरे धीरे करके जो है उससे अलग होते चले गए। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा नंबर प्रश्न आ चुका है। पैंजिया शब्द का अर्थ क्या है? पैंजिया का मतलब होता है प्राचीन एकमात्र महाद्वीप, उसी को पैंजिया कहा जाता है। प्राचीन का एकमात्र महाद्वीप उसी को पैंजिया कहा गया। इसका अर्थ भी यही होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पैंजिया शब्द का ये मतलब हुआ। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। तो वेगनर के अनुसार करोड़ों वर्ष पूर्व संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था जिसे पैंजिया कहा गया, जिसके चारों ओर पैंथालासा नाम का सागर जो है वो फैला हुआ था। समुद्री तल प्रसार सी फ्लोर स्पीयरिंग सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हेस साहब ने दिया था इसको। ठीक है, वेगनर महोदय के बाद में। अगला क्वेश्चन 1960 में दिया था, ये बात ध्यान रखिए। चौथा प्रश्न आ चुका, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? तो 1912 में हुआ था। कौन सा सिद्धांत? 1912 में प्लेट विवर्तन की नहीं, ये वेगनर महोदय का सिद्धांत जो आया, प्लेट मतलब की जो है वेगनर महोदय का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत 1912 में आया। 1967 में आया था ये सिद्धांत। ठीक है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी 1967 में आया था। मार्गन, पार्कर और मैकेंजी ने दिया था। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कौन सी प्लेट भारत के उत्तरी भाग में यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है? तो कौन सी है, फटाफट से आप बताएं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो टकरा रही, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तरी भाग में यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, ये बात ध्यान रखिए। भारतीय उपमहाद्वीप की इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तरी दिशा में सरक कर यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ है
और आप देखते हैं हिमालय का आज भी विस्तार हो, हिमालय का ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ भी रही है और इन्हीं प्लेटों के टकराने से आज हिमालय की ऊंचाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। छठा प्रश्न आ चुका है, पैंथालासा किसे कहा जाता है? पैंथालासा एक सागर था, प्राचीन महासागर को पैंथालासा कहा गया। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार प्लेटों की औसत गति कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर एक साल में ये सरकते हैं प्लेटें। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 8वां नंबर प्रश्न है, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में प्लेटों की कौन सी गति महासागर तल के विस्तार से जुड़ी हुई है? बताएं। तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में प्लेटों की कौन सी गति महासागर तल के विस्तार से जुड़ी हुई है? तो वो है अपसरण। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, अपसरण कहेंगे इसको। ठीक है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर होती हैं तो बीच में नई भूपर्पटी बनती है, इसे ही अपसरण कहते हैं। यही महासागर तल प्रसार का कारण, महासागर जो फैलते हैं जब दो प्लेटें आपस में दूर भागती हैं तो बीच में जगह खाली हो जाती है, तो इससे क्या होता है, महासागरों का विस्तार हो सकता है, फिर दूसरे जो है महाद्वीप का निर्माण हो सकता है। कौन सा सिद्धांत महाद्वीपों की क्षैतिज गति को समझने में सबसे आधुनिक और स्वीकार्य है? तो है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, लास्ट प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तनिकी का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है? इनमें से तो ग्रहण करना है प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है, ज्वालामुखी, भूकंप और पर्वत निर्माण। ये प्लेट टेक्टोनिक, अगर प्लेट विवर्तनिकी होगा, प्लेट आपस में टकराएंगी तो पर्वत का निर्माण होगा, भूकंप आएगा और ज्वालामुखी भी उत्पन्न होगा इससे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो इस तरीके से ग्रहण खगोलीय घटना है, प्लेटों की गति से संबंधित नहीं है, जबकि पर्वत निर्माण, भूकंप और ज्वालामुखी सभी प्लेट गति के प्रत्यक्ष परिणाम है। इस तरीके से आप लोगों ने पहले चैप्टर को समझा यूनिट नंबर 2 के। ऐसे ही इकाई नंबर 2 के दूसरा चैप्टर आपके लिए जल्द ही आएगा, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे किसके बारे में? आइसोस्टेसी के बारे में। आइसोस्टेसी को हिंदी में भू संतुलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइसोस्टेसी को संतुलन कहते हैं। पृथ्वी पर एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, दूसरी तरफ गहरी गहरी घाटियां हैं, खाइयां हैं, गड्ढे हैं, इन दोनों का संतुलन आपस में बना रहता है, इसी को भू संतुलन कहते हैं। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।